पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, कल 15 अगस्त है। संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हम अपने दर्शकों को भी शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, हम बिहार के लोग हैं और बिहार की चिंता करते हैं, बिहार की बातें करते हैं। बिहार तब ठीक रहेगा जब नेतृत्व ठीक रहेगा। नेतृत्व बदलता है तो बात बिगड़ जाती है, बिहार बिगड़ जाता है। बहरहाल, नीतीश कुमार बिहार को लीड कर रहे हैं। 2025 की लड़ाई नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच है। देखिए, जेडीयू ने यह ऐलान कर रखा है 2025 फिर से नीतीश। लेकिन नीतीश कुमार की उम्र क्या है, नीतीश कुमार की सेहत कैसी है, भाजपा के भीतर क्या चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी हम और आप समझते हैं, अमित शाह के उस बयान को भी समझते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला तो विधायक दल की बैठक में होगा। तो देखिए, हम बिहार के लोग आज बिहार के नेतृत्व पर चर्चा करना चाहते हैं कि बिहार के नेतृत्व को संभालने वाले आगे कौन कौन लोग हैं। हम इसे आयु वर्ग में भी बांटेंगे, उसे भी श्रेणीबद्ध करेंगे। देखिए, पिछले 2-3 दशकों से 4 दशक भी कह सकते हैं, बिहार में जब नेतृत्व की बात हो तो पहचान क्या रही? पहचान रही लालू यादव की, रामविलास पासवान की और नीतीश कुमार की। रामविलास पासवान रहे नहीं, लालू यादव चुनाव लड़ नहीं सकते, नीतीश कुमार हैं। सुशील कुमार मोदी की चर्चा भी होती रही, लेकिन वे कभी भी नंबर 2 से नंबर 1 की ओर नहीं बढ़ पाए। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। जीत किसको हासिल होगी पता नहीं, बहुत कांटे की लड़ाई है। 15 अगस्त को गांधी मैदान से नीतीश कुमार क्या ऐलान करते हैं, कौन से तोहफे देते हैं, इससे भी बहुत कुछ चुनाव के दृश्य स्पष्ट होंगे। यदि महिलाओं के लिए उन्होंने कल ऐलान कर दिया और उन 94 लाख 92 लाख परिवारों की ओर ध्यान चला गया जिन्हें 2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी और उन्हें पहली किस्त देने का कहीं ऐलान हो गया, तो चुनाव पूरा बदल सकता है। खैर, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे नेतृत्व की। तो नीतीश कुमार भी 70 प्लस है, 75 के करीब है। सेहत कैसी है नीतीश कुमार? चलिए यह मान लेते हैं कि एनडीए को जीत मिलती है, वह फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन राजनीति शास्त्र का सामान्य ज्ञान रखने वाले पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2025 से 30 का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। इस बीच कोई खेल हो सकता है, सेहत को लेकर भी सवाल है। तो सवाल यह पैदा होता है कि नीतीश कुमार के बाद कौन? हमने कहा आयु वर्ग में आज बिहार के नेताओं को बांटेंगे। देखिए, 60 प्लस वाले, 60 प्लस वाले ऐसे नेता बिहार के राजनीतिक दृश्य में अभी नहीं दिखाई पड़ रहे किसी भी पार्टी से जो नंबर 1 का स्थान लेने को तैयार। नीतीश कुमार के बाद पूरी वैकेंसी 60 से 70 वाले आयु वर्ग पे है। मतलब यह आयु वर्ग पूरे तौर पर रिक्त है। अब देखिए, 60 से नीचे आते हैं जी, 60 से नीचे आते हैं 55 से 60। तो 55 से 60 की बात करते हैं, जेडीयू में तो नेतृत्व ही तय नहीं है कि किसे नेतृत्व सौंपा जा सकता है, किसे उत्तराधिकारी बनाएंगे। यह सबसे बड़ी लाचारी और मजबूरी है जेडीयू की। तो यदि हम 55 से 60 के नेताओं को देखें जो नंबर 1 की ओर बढ़ सकते हैं, तो उनमें सिर्फ 2 नेता दिखाई पड़ रहे हैं। पहले नेता जिनकी चर्चा चहुओर है और सत्ता के सबसे बड़े दावेदार, यदि कोई बीजेपी का खेल होता है तो वे हैं सम्राट चौधरी। उम्र करीब 57 साल। देखिए, उनकी उम्र को लेकर भी विवाद चलता रहता है, कम और अधिक। तो 55 से 60 वाले में सम्राट हैं जो नंबर 1 की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। 60 से 70 वाले में हमने उपेंद्र कुशवाहा को इसलिए छोड़ा कि उनकी पार्टी नंबर 1 वाली पोजीशन में नहीं है। जीतन राम मांझी को हमने 70
से अधिक वाले में इसलिए छोड़ा कि वह दिल्ली पहुंच चुके, अब उन्हें बिहार नहीं लौटना है। तो सम्राट चौधरी 55 से 60 वाले, तो 55 से 60 वाले में सम्राट चौधरी का भी फैसला हो जाना है कि नीतीश कुमार के बाद चाहे 2025 से 2030 के वक्त में कोई भी समय हो, उन्हें नेतृत्व मिल जाता है, क्योंकि भाजपा कब क्या फैसला कर लेती है, मोहन यादव कहां से चले आते हैं, भजन लाल शर्मा कहां से चले आते हैं, यह हमने और आपने देखा है। तो सम्राट चौधरी बीजेपी में 55 से 60 वाले दिखाई पड़ रहे हैं। जेडीयू में अशोक चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं, करीब करीब इसी उम्र के 57-58 साल के वह भी है। आरजेडी में तेजस्वी यादव को छोड़कर किसी दूसरे की चर्चा ही नहीं हो सकती है। तो वहां न 55-60 वाली वैकेंसी है, न 60-65 वाली वैकेंसी है, न 65-70 वाली वैकेंसी है। अब चलिए 50 से 55 पर आते हैं। हम बिहार के भविष्य को आज समझना चाहते हैं, अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि देखिए आपका भविष्य क्या है। हम लोग भी 55 से 60 वाले में हैं अजीत जी, शायद 55 आपके पूरे हुए कि नहीं हुए। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए भविष्य की ओर ध्यान दिलाना बड़ा ही आवश्यक है। तो 50 से 55 वाले नेतृत्व पांत में कोई दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा है। पूरी लड़ाई जो है अब 50 से नीचे की है, 45 से 50 की है। अब देखिए यह बात हम क्यों कह रहे हैं, जिन्हें भी हम भविष्य का नेता देख रहे हैं बिहार में, चाहे वह तेजस्वी यादव हो, वह 50 से नीचे, चाहे वह चिराग पासवान हो 50 से नीचे, यदि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें निशांत कुमार को, तो वे भी 50 से नीचे, प्रशांत किशोर भी 50 से नीचे, मुकेश सहनी भी 50 से नीचे, कन्हैया कुमार भी 50 से नीचे। हमने इतने नाम ले लिए, लेकिन हमने बीजेपी में किसी का नाम नहीं बताया, क्योंकि यदि आप साफ तौर पर पहली नजर में देखेंगे तो 40 से 45, 45 से 50 के किसी नेता को बीजेपी ने अभी इतना आगे नहीं बढ़ाया है कि उसे बिहार का भविष्य का नेतृत्व करता है। लेकिन सामाजिक समीकरण, सोशल फैब्रिक, इसे भी समझना होता है। तो 45 वाले कौन है बीजेपी में? नितिन नवीन है, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे, बिहार सरकार के मंत्री, जाति से कायस्थ और अच्छे संगठनकर्ता भी दिखे हैं। तो नितिन नवीन, और दूसरे हैं ऋतुराज सिन्हा, हार्वर्ड से पढ़े हुए, पिता आरके सिन्हा आरएसएस की पृष्ठभूमि के, और बिहार के अकेले ऐसे नेता जिन्हें नेशनल कमेटी में, बीजेपी के नेशनल कमेटी में जगह मिली है। तो नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा, यह दिखाई पड़ रहा है बीजेपी के भीतर। यही एक बात, इसके बाद आपकी हम टिप्पणी लेंगे। प्रशांत किशोर की राजनीति ने एक बात पर मुहर लगा दी है बिहार में, कि भविष्य का जो भी बिहार का नेता होगा वह अब समझदार श्रेणी से आएगा, उसे पढ़ा लिखा होना होगा और उसे एक विजन, चाहे विजन कम हो अधिक हो, एक विजनरी होना चाहिए। तो यह चुनौती पेश कर दी प्रशांत किशोर ने, यह मानदंड और यह मापदंड तय कर दिया कि देखिए बिहार को चलाने के लिए बिहार को जरूरत है एक पढ़े लिखे की, बहुत अनपढ़ गवार नहीं चलने वाला है। अब यह नहीं चलेगा कि आप राबड़ी देवी को रसोई से निकालकर सीधे मुख्यमंत्री बना दे, यदि कोई विशेष परिस्थिति नहीं क्रिएट हो गई। तो 15 अगस्त के पहले आज 14 अगस्त के दिन बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार के भविष्य के नेतृत्व के बारे में, क्योंकि नेतृत्व न हमें करना है न अजीत जी आपको करना है, नेतृत्व उन्हें करना है जिन्हें राजनीति करनी है और जो राजनीतिक पार्टियां मौजूद हैं। तो बिहार के नेतृत्व को आप किस रूप में देख रहे हैं, और वैकेंसी बीजेपी में हमने बताया नितिन नवीन और आरके सिन्हा के पुत्र ऋतुराज सिन्हा, और निशांत कुमार को लाते हैं कि नहीं लाते हैं, तो इस पर अब आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये समूचे ओवरऑल लीडरशिप का संकट है बिहार में। अभी आप अगर हम लोग इस 45 से 50 के का जो ब्रैकेट आपने बनाया और जिसमें से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लीडरशिप निकलेगी, या इनमें से कोई
नेतृत्व करेगा बिहार का आगे। तो इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट चेहरे हैं, देखिए हम नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बीजेपी के अंदर हैं। बीजेपी तय करती है या नहीं तय करती है ये कोई नहीं जानता है। वहां अगर मौका मिल जाए बीजेपी को तो किसको ले आएगी ये कोई नहीं जानता है। और इन दोनों को भी अभी जैसा आपने कहा कि किसी को भी बीजेपी ने जब 50 से 60 वालों में ही या 60 से 70 में भी किसी को इतना आगे नहीं बढ़ाया है कि हम लोग स्वाभाविक रूप से एक नंबर दावेदार मान लें, तो ये लोग तो अभी बहुत पीछे हैं उससे। तो जो दो नेता, ये जो तीन नेता सबसे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं उस ब्रैकेट में जिससे लीडरशिप आने की हम लोग उम्मीद करें कि अगला लीडरशिप आएगा बिहार का, उसमें तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं और प्रशांत किशोर हैं। यही तीन है। तो उसमें जो जिस मानक की आप बात कर रहे हैं, जो प्रशांत किशोर ने सेट किया है बिहार में, जो स्टैंडर्ड सेट किया है, उस कसौटी पर तो सिर्फ प्रशांत किशोर ही हैं, बाकी तो कोई है नहीं। अगर उस कसौटी पर देखें, उस पैमाने पर देखें, या जिस तरह की बातें वो प्रशांत किशोर करते रहते हैं लीडरशिप को लेकर के, तो उसमें तो तेजस्वी यादव है नहीं। वो तो उनको वो 9वीं फेल कहते हैं और इस बात पर बहस होती है कि 9वीं पास है कि 9वीं फेल है। ये कहा जाता है कि नहीं 9वीं पास है, तो मान लीजिए 9वीं पास है, तो एक तो वो लीडरशिप है। इस बात को हम लोग इस बात पर मुहर लगाते हैं अजीत जी, देखिए केवल डिग्री होना अनुभव होने का प्रमाण नहीं है। और देखिए तेजस्वी यादव, लालू यादव राबड़ी देवी के पुत्र हैं, राजनीति तो उन्हें जन की घुटी के साथ मिली है, तो क्वालिफिकेशन की भले बात करें, देखिए वो राबड़ी देवी नहीं है, यह बात तो तय है ना। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन हम जिस पैमाने की बात कर रहे हैं, अगर ये कसौटी है कि पढ़ा लिखा होना, समझदार होना, अब प्रशांत किशोर ने एक पैमाना सेट किया, तो प्रशांत किशोर के पैमाने पर तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव जीडीपी नहीं समझा सकते हैं कि जीडीपी क्या होता है और उसमें क्या उसको एसजीडीपी और क्या होता है और उसके साथ क्रेडिट और डेट का रेशियो क्या होता है नहीं बता सकते हैं। अगर इस समझदारी को हम लोग पैमाना बनाए, हम उस पैमाने पर बात कर रहे हैं। और चिराग पासवान के भी कोई बहुत पढ़ा लिखा होने का सबूत तो है नहीं, उनकी डिग्री को लेकर के भी सवाल उठते रहते हैं, तो वो नहीं है पैमाना। और जो आपने कहा ना, उसमें हम उस तरफ नहीं जा रहे थे। हम तो हमेशा तेजस्वी यादव के लीडरशिप को हमेशा बताते रहते हैं कि वो बिहार के लिए संभावित वो भविष्य है, बिहार के नेता है। लेकिन फिर तो कोई भी हो सकता है ना, फिर तो कोई भी व्यक्ति, फिर वो पढ़ा लिखा होना या समझदार होना फिर वो क्राइटेरिया नहीं है। वो तो समझ आ जाती है आपको, जब आपको सत्ता मिलेगी या राजनीति में आप आएंगे, कुछ अनुभव प्राप्त करेंगे तो आप करने ही लगेंगे। उस पैमाने पर अगर हम लोग नीतीश कुमार के बेटे को उस कसौटी पर कसे तो कहीं नहीं है। उनको तो किसी तरह की समझ नहीं है, उनको कोई अनुभव ही नहीं है, किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है उनको। वो अभी राजनीति में नीतीश कुमार ने उनको उतारा ही नहीं, ना उनको संगठन का अनुभव है, ना किसी विधायी कामकाज का अनुभव है, कभी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव या किसी तरह का चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है। मतलब जो 2-3 तरह के अनुभव चाहिए होते हैं कि चुनावी अनुभव नहीं है, राजनीति संगठन का अनुभव नहीं है और प्रशासनिक अनुभव भी नहीं है, तो उनको तो फिर हम लोग किसी क्राइटेरिया पर नहीं रख सकते हैं। और फिर उनके सफल होने पर संदेह सफल होने पर संदेह इसलिए है क्योंकि जेडीयू का संगठन उस तरह से नीतीश कुमार ने कभी हैंडल नहीं किया जिस तरह से आरजेडी के संगठन को लालू यादव ने हैंडल किया। उनका आयरन ग्रिप बना रहा और उसके बाद उन्होंने अपने रहते रहते अपने आयरन ग्रिप के साथ ही उनको ट्रांसफर कर दिया तेजस्वी यादव को। जब तक नीतीश कुमार का कब्जा रहा, नीतीश कुमार का आयरन ग्रिप रहा संगठन पर, लेकिन वो आयरन ग्रिप क्या किसी तरह का ग्रिप अब नहीं है उस संगठन पर। तो उनके बेटे को भी स्टैब्लिश करना, अपने बेटे को स्टैब्लिश करना भी अब उनके हाथ में नहीं रह गया। आज ही आपने सोशल मीडिया का पोस्ट हमने देखा जिसमें आपने लिखा कि क्या हो रहा है, अजय मंडल, गोपाल मंडल के ऊपर केस कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार अगर सही स्थिति में रहते, अगर संगठन संभालने की स्थिति में रहते, तो ये तो इस तरह का इनडिसिप्लिन तो उनके संगठन में कभी नहीं हो सकता था। तो वो अपने बेटे को, उनके बेटे का भी पार्टी में स्टैब्लिश होना एक परिस्थिति की बात होगी कि कुछ लोग उनको आगे करके गद्दी पर बिठा दें ताकि उनके नाम पर संगठन और सरकार चला सके। तो वो स्थिति उनको भी एक नेचुरल लीडर के तौर पर हम लोग नहीं मान सकते हैं कि बिहार क्या को नेचुरल लीडरशिप देने के लिए वो आ रहे हैं या आ जाएंगे या उनके आ जाने से बिहार का कोई भला होगा, हम लोग नहीं मान सकते हैं कि वो नेचुरल लीडरशिप है। तो ये जो लीडरशिप का क्राइसिस है बिहार का, ये मुख्य रूप से, ज्ञानेश्वर जी, मुख्य रूप से, हम लोग बाकी और तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, मुख्य रूप से नीतीश कुमार और सुशील मोदी की देन है। अच्छा। इन दो लोगों ने लंबे समय तक इस तरह से अपनी पकड़ बनाए रखी सत्ता पर और संगठन पर और सरकार पर, समूचे एनडीए पर और बिहार की सरकार पर, कि इनके शैडो में एक भी बड़ा नेता खड़ा नहीं हुआ। और जो बड़ा नेता खड़ा होने की कोशिश कर रहा था वो तमाम उन लोगों को किसी न किसी तरह से निपटा दिया गया। ये एक बड़ा चूंकि आपने एक बड़ा सवाल उठाया है बिहार के लीडरशिप का, तो हम इस बात को उसी पर्सपेक्टिव में रख रहे हैं जिस पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने आज कांग्रेस को खत्म होते देखा इंदिरा गांधी की राजनीति की वजह से।
इंदिरा बिल्कुल। गांधी ने तमाम मजबूत नेताओं को उन्होंने हाशिए पर डाल दिया और हम्म, ऐसे तमाम चेहरे निकाले आगे किए जो सिर्फ उनके प्रति निष्ठावान थे, जिनको संगठन की हम्म, कोई बहुत समझ नहीं थी। वो ये देवकांत बरुआ से शुरू हुआ, जब ये हुआ कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो वहां बिल्कुल। से ये चीजें शुरू हुई और पतन हुआ। तो ऐसा पतन हुआ कि आप लीडरशिप नहीं है। हम्म, भाई मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, नेता नहीं हो सके कभी संगठन के, तो जी। नेता तो आपने बनाया ही नहीं। और राहुल हम्म, गांधी को इसलिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अगर लीडरशिप बनी रहती तो इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होती। ये हम्म, स्थिति हो सकता है थोड़े समय के बाद ज्ञानेश्वर जी भारतीय जनता पार्टी के सामने भी आए, क्योंकि हम्म, नरेंद्र मोदी पता नहीं किस वजह से इतना पावरफुल लीडर, हम लोगों के मतलब जो ज्ञात इतिहास में इतना पावरफुल नेता इंदिरा गांधी और नेहरू के बाद हमको नहीं लगता कि कोई इतना पावरफुल लीडर रहा। जी। वो नेता सिर्फ निष्ठा के आधार पर, अगर निष्ठा के आधार पर, स्वामी भक्ति के आधार पर अगर लीडर चुनेगा, तो कैसे हम्म, आपने नाम भी लिया मोहन यादव का या भजन लाल शर्मा का, या उसमें बिल्कुल। मोहन चरण मांझी से लेकर के जयराम ठाकुर से लेकर के कर्नाटक के बसवराज बोम्मई तक, आप नेता देख लीजिए, एक नहीं चुना जो नेता हो अपने दम पर बना हुआ। यहाँ बिल्कुल। दिल्ली में भी रेखा गुप्ता से लेकर के और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर तक नेता ही नहीं हुआ। जी। यही काम नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने बिहार में किया कि उनके 20-30 साल के लगातार, हम 95 से जोड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में लीडर नहीं खड़ा हुआ। देखिए ये हम्म, लोग खुद नेता बने किसी के शैडो में, कैलाशपति मिश्र के शैडो में, कैलाशपति मिश्र के नेतृत्व में कितने नेता बिहार में पैदा हुए, अनगिनत नेता बिल्कुल। पैदा हुए। अनगिनत बिल्कुल। नाम हम आप सब लोग ले सकते हैं कि अनगिनत नेता जी। पैदा हुए। और जेपी मूवमेंट, जिस मूवमेंट से निकले, उस मूवमेंट से कितने नेता पैदा हुए वो भी हम लोग इनके बता सकते हैं। जी। लालू यादव की सबसे बड़ी खासियत थी कि लालू यादव ने अनेक नेता बनाए अपनी पार्टी में, हम्म, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में नेता नहीं बनाए, अपने शैडो में बड़ा नेता नहीं होने दिया और अपने परिवार से भी कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं लिया। और बिल्कुल। उन्हीं के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी में सुशील मोदी के समय कोई नेता नहीं आया। कितने ही हम्म, प्रदेश अध्यक्ष हुए, लेकिन वो तमाम प्रदेश अध्यक्ष लोग नेता नहीं है। हम हम्म, लोग सबके नाम ले सकते हैं, लेकिन वो लोग नेता नहीं है। तो जी। ये बड़ा संकट एनडीए के तरफ से खड़ा किया हुआ है। अपनी सत्ता सुरक्षित रखने और संगठन पर पकड़ रखने के लिए इन दो महानुभावों ने, दो महान नेताओं ने ऐसी हम्म, स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया अपने संगठन को, जहां रोज नेता खोजना पड़ रहा है। भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी को रोज नेता खोजना पड़ रहा है। हम कोई किसी एक व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, हम्म, लेकिन एक लगातार क्रम से बीजेपी के 3 अध्यक्ष दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। हम्म, तो ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जिसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल का इतिहास है, अभी इसी विजयादशमी को संगठन आरएसएस के 100 साल होंगे, और जी। उसकी ट्रेनिंग है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पाठशाला मानते हैं राजनीति की, और हम्म, लीडरशिप आपको दूसरी पार्टियों से लाना पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल। एक बड़ा संकट लीडरशिप का खड़ा हुआ, जिसके लिए हम उन दो बड़े नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं। आज ये हम्म, दोनों पार्टियां उसका भुगत रही हैं। आज हम्म, इनके पास अगर लीडरशिप का क्राइसिस है, सामाजिक समीकरण की कमी है, आपके पास सोशल इंजीनियरिंग करने वाला कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो हर जाति को लेकर के चले। जैसे हम ही लोगों ने, नितिन नवीन का नाम हमारे दिमाग में भी सबसे पहले आता है, और ऋतुराज सिन्हा का, जब हम लोग पहले भी बिल्कुल। इस विषय के बारे में पहले बात किए, तो हम लोग के दिमाग में आया। हम लोग के दिमाग में संजू चौरसिया तो नहीं आते हैं। अति नहीं आते पिछड़ा हैं। समाज के नेता हैं, अति पिछड़ा समाज के नेता हैं, विधायक हो रहे हैं, उनके पिता गवर्नर थे, संगठन का हम्म, काम किया हुआ है। इसी तरह से रामेश्वर चौरसिया एक नेता होते थे, इसी तरह से बिल्कुल। संजय पासवान एक नेता होते थे। तो कहां हम्म, चले गए ये नेता? बीजेपी में अगर ये लोग नेता रहते, आज सब हमको ध्यान है कि संजय पासवान पर कवर स्टोरी की थी इंडिया टुडे ने, जब वो जी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, और कवर स्टोरी थी कि 25 लीडर, ये 25 हम्म, नेता जो भारत का भविष्य होंगे, बिहार का छोड़ हम्म, दीजिए, भारत का भविष्य होंगे, जो 25 चेहरे, उसमें एक चेहरा संजय पासवान का था। और आज जी। कहां है संजय पासवान? तो ये बिल्कुल। लीडरशिप इस तरह से खत्म की गई है, और आज आप हम्म, क्राइसिस में है। इस लिहाज से सिर्फ दो ही नेता हमको लग रहा है, सिर्फ दो नेता, बाकी और बातें आप कहेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। हम्म, दो ही नेता ऐसे हम मान रहे हैं, जिनको जिनको अपने दम पर हम इमर्ज होते हुए देख रहे हैं, और मौका मिला तो बिहार के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। उसमें तेजस्वी यादव है और प्रशांत किशोर है। हम्म, चूंकि यही दो नेता है, हम चिराग पासवान को इसलिए भी माइनस कर रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी का वजूद 5% का है, 5% बिल्कुल। वोट का वजूद है, और अभी तक उनका विजन बिहार ने नहीं समझा है। प्रशांत किशोर हम्म, का भी लोग कहेंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी तो वो 5% की भी नहीं है, क्योंकि जी। अभी वो चुनाव लड़े ही नहीं है। लेकिन हम्म, उनकी लीडरशिप, हम उनके विजन के दम पर और उनकी मेहनत के दम पर, उन्होंने जो संगठन के लिए काम किया है उसके दम पर हम उनकी लीडरशिप को आगे ले आ रहे हैं, और वो हम्म, अपने दम पर राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान की राजनीति कभी अपने दम वाली नहीं रही। हम्म, 2020 का भी चुनाव वो लड़े थे तो अपने दम पर नहीं लड़े थे, वो भारतीय जनता पार्टी के दम पर लड़े थे। तो बिल्कुल। अपने दम पर अभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, अपने दम पर उनको लड़के प्रूव करना है अपने को, अपना हम्म, विजन बिहार की जनता के सामने रखना है, जो उन्होंने नहीं रखा है।
इसलिए इसलिए अभी बाद जो लीडर है उन पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। 45 से 50 के ब्रैकेट से हम लोगों ने शुरू किया। इसमें जो दो संभावित लीडर्स हैं जो बिहार की कमान संभाल सकते हैं, वो तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है। दोनों की परीक्षा 2025 के चुनाव में ज्ञानेश्वर जी हो जाएगी। नहीं अजीत जी, आप ये दोनों की परीक्षा 2025 में हो जाएगी। यदि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी वक्त यह समझते हैं कि निशांत कुमार को जेडीयू का उत्तराधिकारी बना दिया जाए, तो क्या नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ये प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव की प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं हो सकते हैं? तो ये नहीं हो सकते हैं ना ज्ञानेश्वर जी, वो किसी हाल में नहीं होंगे, क्योंकि एक तो ये दोनों लोग अपनी ट्रेनिंग से बने हैं नेता। तेजस्वी यादव भी 11 साल का, उनका भी 15-10 साल का अनुभव हो गया संगठन का, और इसका भी, सत्ता का भी, सरकार का भी, प्रशासन का भी। और प्रशांत किशोर का अनुभव तो उससे भी बड़ा है। प्रशांत किशोर 2011 से चुनाव लड़ा रहे हैं, उनका 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया। 2011 में वो आए गुजरात में, 12 का गुजरात का विधानसभा चुनाव उन्होंने फुल फ्लेज अपने दम पर लड़वाया, अपने प्रबंधन से लड़वाया। तो चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे लड़वाया जाता है, नेता कैसे बनाया जाता है, मुद्दे कैसे तय होते हैं, ये सब चीजें वो जानते हैं, उनको बहुत बड़ा अनुभव है। निशांत के पास इस तरह का कोई अनुभव नहीं है। सबसे पहली बात हम करें, अनुभव नहीं है। दूसरी का, उनके पास हमको जो देख के लगता है उनके उससे कि करने की कोई चाहना भी उनके अंदर नहीं है। नहीं है जी। जो प्रशांत किशोर के अंदर की चाहना थी कि पैसे कमाए हैं तो उस पैसे से बड़े बहुत ऐश मौज से रह सकते थे, दुनिया के किसी भी हिस्से में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पैसे को खर्च करके राजनीति का अनुभव लेना और संगठन खड़ा करना और बिहार को बदलने की मुहिम में किया। अगर निशांत में अनुभव, अगर चाहना होती, ज्ञानेश्वर जी हम चाहना की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार उनको रोक सकते थे कि तुम राजनीति मत कर। अगर उनमें चाहना होती तो वो राजनीति में खुद ही आ गए होते, संगठन के लिए घूम रहे होते, जगह जगह जा रहे होते, लोगों से मिल रहे होते। बातचीत से भी नहीं लगता है। और देखिए दूसरी क्या बात है, इतनी उम्र हो गई, 45 साल की उम्र हो गई, आप राजनीति में नीतीश कुमार ने रोक दिया मान लीजिए उनको पढ़ने से, तो किसी और फील्ड में जाने से कैसे रोक दिया किसी ने? आप कोई और बिजनेस कर सकते थे, कोई स्टार्टअप खड़ा कर सकते थे, इंजीनियरिंग किया हुआ है तो कोई नौकरी कर सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री के बेटे नौकरी नहीं करते हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री के बेटे थे तो पायलट की नौकरी करते थे। संजय गांधी राजनीति करते थे, राजीव गांधी पायलट की नौकरी करते थे। या और भी 100 उदाहरण हम दे सकते हैं जहां मुख्यमंत्री के बच्चे नौकरी करते हैं, राजनीति में नहीं जाते हैं, मुख्यमंत्री के बच्चे अपना बिजनेस करते हैं। तो निशांत ने तो वो भी नहीं किया। तो निशांत को तो व्यवहारिक दुनिया में किसी तरह का ज्ञान ही नहीं है, तो आप ले आकर उनको कैसे लीडर स्टैब्लिश करते हैं? और इसके साथ एक और चुनौती भी है ना कि देखिए अकेले नीतीश कुमार बिहार की सत्ता हासिल नहीं कर सकते, मतलब जेडीयू। तो यदि बीजेपी के साथ बात करें तो बीजेपी कहेगी देखिए हमने नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर किया, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम निशांत कुमार का भी मान लें। और यदि आरजेडी के साथ जाते हैं, महागठबंधन की ओर जाते हैं, तो वहां पहले से बुकिंग है, वहां तो तेजस्वी यादव भी है जो आपने कहा पिछले 11 सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं। और देखिए बीजेपी में जो हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए नितिन नवीन या ऋतुराज सिन्हा की बात, ये दोनों नेता का प्रगतिकरण या आगे तब बढ़ेंगे जब प्रशांत किशोर पहले इस मिथक को तोड़ दे। यह मिथक सिर्फ प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी ही तोड़ सकती है कि बिहार में जात के इतर भी सरकार बन सकती है, वोटिंग का ट्रेंड स्टैब्लिश हो सकता है। जो प्रशांत उदाहरण देते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के कितने लोग यहाँ उनकी जाति के कितने लोग हैं, रुपौली का उदाहरण देते हैं कि शंकर सिंह के जाति के कितने लोग थे। तो इन दोनों के लिए जो ऋतुराज सिन्हा देखिए पढ़े लिखे हैं, उनके पिताजी की पृष्ठभूमि है, नितिन नवीन की कहानी 2005 में क्या हुआ था नवीन किशोर सिन्हा के साथ, नवीन किशोर सिन्हा और सुशील कुमार मोदी की लड़ाई हम लोगों ने देखी है। लेकिन इन दोनों को आगे आने के लिए सबसे पहले बिहार में जाति का टूटना आवश्यक है कि जाति टूटकर वोटिंग होगी, और यह तो प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली वही कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए जिस समय से अभी जो दौर चल रहा है राजनीति का, पता नहीं अभी उसके खत्म होने का समय आया है या नहीं आया है। मंडल के साथ ये दौर शुरू हुआ मान लीजिए ज्ञानेश्वर जी, उसके पहले आप देखिए या उसके आसपास देखिए तो बीजेपी की पूरी लीडरशिप सिर्फ सवर्ण थी। राष्ट्रपति मिश्र नेता थे और दूसरे बड़े नेताओं के आप नाम उठा करके देख लीजिए, कायस्थ समाज से ही 2 बड़े नेता होते थे। शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव वहीं पटना में ही राजनीति करते थे, यशवंत सिन्हा वहीं राजनीति करते थे। बाद में जब प्रदेश बटा तो वो झारखंड चले गए, तो लीडरशिप फॉरवर्ड की थी। सुशील मोदी को उस
उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए मंडल की राजनीति जब शुरू हुई और जो चुनौती आई उसके लिए उसमें सुशील मोदी को आगे किया गया। अगर वो चुनौती नहीं आती, मंडल की राजनीति वाली चुनौती नहीं आती और देश की राजनीति में ओबीसी का उभार उस तरह से नहीं होता तो शायद सुशील मोदी भी आगे नहीं किए जाते। बिल्कुल। वो एक मजबूरी में सुशील मोदी आगे किए गए और वो ट्रेंड आज तक चल रहा है। बीच बीच में अध्यक्ष बने हैं सवर्ण लोग। तो ऋतुराज सिन्हा और नितिन नवीन के लिए ये जरूरी है कि प्रशांत किशोर ये मिथक तोड़ दें कि जाति की राजनीति सब कुछ नहीं है और जाति से इतर भी लोग वोट करते हैं। अगर आपके पास दृष्टि है, आपको एक विजन लेकर के आते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, जब तक वो नहीं होता है, वो हो भी जाए अगर, तो बीजेपी उस चीज को छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। क्योंकि बीजेपी को सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं करनी है, बीजेपी को पूरे देश की राजनीति करनी है। अभी उत्तर प्रदेश में उसने एक प्रयोग के तौर पर, मान लीजिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो इसलिए हैं क्योंकि उनका वो योगी हैं, भगवा पहनते हैं और ये धारणा बनाने की कोशिश की गई कि वो जाति से ऊपर है, इसलिए उनको बनाया गया कि वो योगी हैं, महंत हैं। और तो इसलिए उनको उनके प्रति एक दूसरी धारणा बनाई कि वो राम राज लेकर के आएंगे जिसमें जाति नहीं होगी। ये प्रयोग किसी और के साथ नहीं हो सकता है। इन मौके पर मनोज सिन्हा का नाम कटा था क्योंकि वो एक जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अलग बात है कि योगी के राज में कितना जातिवाद है उसको लेकर के भी रोज खबरें आ रही हैं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन धारणा ऐसी बनाई गई। तो बीजेपी छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी? अल्टीमेटली बीजेपी को हरियाणा में आप देखिए कि हटाना पड़ा खट्टर को। चुनाव के पहले मनोहर लाल खट्टर हटे और एकदम पिछड़ी पहचान वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो बीजेपी छोड़ेगी कि नहीं वो राजनीति? अगर नहीं छोड़ती है तो इन दोनों महानुभावों के लिए राजनीति में जगह रहेगी, लेकिन शीर्ष की जगह नहीं हो सकती। अभी भी शीर्ष की जगह के लिए जो वहां दावेदार हैं वो सम्राट चौधरी हैं। हाँ, सम्राट चौधरी की बात देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था कि सम्राट चौधरी का भी जो अवसर है, उनके लिए जो अवसर सुरक्षित है, जिस ब्रैकेट में हम जाना चाहते हैं, वो 2025 से 2030 का है। कि इस 2025 और 2030 में, क्योंकि देखिए लवकुश राजनीति के जनक नीतीश कुमार रहे, लव स्वयं, और उस राजनीति का प्रतिनिधित्व आप सम्राट चौधरी कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। तो 2025 और 30 के कार्यकाल में यदि सम्राट चौधरी को अवसर मिल गया तो बहुत बेहतर। आज हमने पटना की सड़कों पर देखा, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं की होर्डिंग लगी है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से। तो मुख्य तस्वीर तो नीतीश कुमार की ही है, लेकिन एक कार्यक्रम की तस्वीर लगाकर उसमें सम्राट चौधरी की तस्वीर भी लगाई गई है, विजय कुमार सिन्हा की तस्वीर नहीं दिखी। तो हम इसे भी इस रूप में पढ़ रहे हैं कि भविष्य सम्राट चौधरी का है, और लेकिन सम्राट चौधरी के लिए अवसर भी 2025 से 2030 के कार्यकाल का ही है। कहीं तेजस्वी का प्रकटीकरण हुआ या प्रशांत ने अधिक खेल बिगाड़ा तो इनके लिए भी रास्ते चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे, उनके लिए रास्ते चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन अगर उस अवधि में मान लीजिए 25 से 30 अवसर नहीं बनता है, उस अवधि में अगर भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा दिखाती है और पार्टी की कमान उनके हाथ में हो जाती है, पार्टी का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता है, अगर पार्टी की लीडरशिप उनके हाथ में आ जाती है। देखिए, लीडर का मतलब प्रदेश अध्यक्ष हो जाना नहीं होता है। सुशील मोदी तो कब, हम लोग प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत पहले रहे, उसके बाद तो कभी प्रदेश अध्यक्ष हमको ध्यान नहीं आ रहा कि कब बने वो। बाकी वो बनवाते रहे प्रदेश अध्यक्ष लोगों को। उन्होंने सबको, गोपाल नारायण सिंह और मंगल पांडे, राधा मोहन सिंह, सब अध्यक्ष हुए, सब लोग अध्यक्ष हुए, वो बनवाते रहे, अध्यक्ष बनवाते रहे। अगर सम्राट चौधरी के हाथ में पार्टी की कमान आ जाए कि वो अध्यक्ष बने या उनकी मर्जी से अध्यक्ष बनाया जाए, लीडरशिप उनके हाथ में आ जाए, तो फिर लड़ाई वो लड़ते रहेंगे और उनके लिए संभावना आगे भी बन सकती है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कागज पर उनकी उम्र भले बहुत ज्यादा हो, ज्ञानेश्वर जी, उम्र उनकी बहुत है नहीं असल में। ये क्या हुआ है, ये हम इस बात को एक गलती मानते हैं जो भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा लोगों के साथ है। देखिए, हम लोग, हमारी, आपको पता नहीं कब का ध्यान है, लेकिन हम 18-19 साल के थे और राजीव गांधी के आने के पहले, और हम लोगों का नाम बहुत पहले 15-15 साल में हम लोग थे तो वोटर लिस्ट में नाम लिखवा दिया गया था। तो ये पहले बहुत होता था। एसआईआर तो होता नहीं था, कोई कंप्यूटर था नहीं। तो हम मोतिहारी रह रहे हैं और हमारे गांव में हमारे चाचा ने या किसी ने नाम लिखवा दिया वोटर लिस्ट में, और उसी उम्र में हमारी शादी भी करा दी गई, हमारी पत्नी का भी नाम वोटर लिस्ट में हो गया। अब पता नहीं कौन वोट डाल रहा है उस समय हमारे नाम पर और हमारी पत्नी, हमारी जो संभावित भावी पत्नी के नाम पर। तो ऐसा होता था। हमने जब खुद वोट डालने की उम्र में आए या जब हमको ऐसी समझदारी आई, तो फिर हमने अपने सर्टिफिकेट के आधार पर उसको चेंज करवा लिया। 2-3 चुनाव, कई चुनाव ऐसे रहे जिसमें हमारा नाम ऐसे ही चलता रहा, लेकिन हमने उसको चेंज कराया अपना सर्टिफिकेट दे करके। तो ये सम्राट चौधरी का भी नाम हो सकता है कि उनके किसी बुजुर्ग ने और उसने लगवा दिया हो घर उनका नाम, और उसमें उनकी उम्र ज्यादा हो। उनकी उम्र ज्यादा नहीं है। ये उम्र वाला करेक्शन अगर कर ले तो वो इसी यंग जो जमात जिसमें हम लोग गिन रहे हैं, उसी जमात में है सब। हाँ, 50 साल वाले लीडरशिप में है वो भी।
देखिए, हम तो लोग एक नाम भूल गए अजीत जी, एक नाम भूल गए, और उन्हें दुःख भी होगा कि हम लोगों ने उनके नाम की चर्चा क्यों नहीं की, जबकि तेजस्वी यादव उनका नाम ले रहे हैं। लेकिन हम लोग बिहार के सोशल फैब्रिक को समझते हैं, इसलिए पहली पार्ट में नहीं रखा उनके नाम को, कि बिहार की बात के कॉन्क्लेव में आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने क्या कहा था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि यदि महागठबंधन की सरकार बनाने में कुछ भी अगर मगर हुआ, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि बीजेपी बिहार में मंगल पांडे को मुख्यमंत्री बना देगी। अब तेजस्वी यादव ने क्यों कहा था, निशाना तो कुछ और था कि वोटों का ध्रुवीकरण अगरा बनाम पिछड़ा, ये हम और आप समझते हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी की राजनीति में स्वतंत्र मामलों में, प्रशांत किशोर अभी उन पर लगातार बौछार कर रहे हैं, वो अलग बात है। स्वतंत्र मामलों में और मध्यस्थ होने के नाते मंगल पांडे की राय भी ली जाती है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और विद्यार्थी परिषद और सबसे जुड़े रहे हैं, तो उनकी चर्चा भी आप समझते ही हैं। लेकिन सोशल नहीं, फैब्रिक, देखिए बिहार से अब अगर एक हम लोग सूची बनाएंगे कि बिहार के मजबूत बीजेपी के नेता, तो जी, उसमें हम लोग रख सकते हैं मंगल पांडे को, हम लोग बहुत ऊपर रख सकते हैं उनको, क्योंकि वो हम्म, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहे, झारखंड में भी देखा टिकट बंगाल बंटवारे के में वो भी है। भूमिका निभा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, उनकी हम्म, राय ली जाती है हर मामले में, वो उनका हम्म, बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। लेकिन बिहार की राजनीति में बीजेपी इसलिए छूटा, हम लोग के दिमाग में हम एकदम नाम वो चल रहा था, हमेशा चलता है, जी, लेकिन इसलिए छूट रहा था क्योंकि बिहार की राजनीतिक सच्चाई ऐसी है कि ये भारतीय जनता पार्टी, जो बात हमने नितिन नवीन और इनके बारे में कही, ऋतुराज सिन्हा के बारे में, बीजेपी अगर तय करती है कि हम पिछड़ा नहीं, मंडल की इस घनघोर मंडल राजनीति वाले प्रदेश में अगर हम कोई अगला चेहरा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या किसी अगड़े को लीडरशिप सौंपना चाहते हैं, तब तो ठीक है, तब तो मंगल पांडे सबसे ऊपर आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहेगी ज्ञानेश्वर जी, इस बात को हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। देखिए बिहार में सिर्फ 10% सवर्ण, अगर 10% हिंदू सवर्ण है, सिर्फ बिल्कुल, 10%, जो 15.5% सवर्णों की आबादी है उसमें 5.5% मुसलमान सवर्ण है। तो जी, टोटल 10% हिंदू सवर्ण है, उस पर हम्म, कौन जोखिम लेगा, उसको उसकी लीडरशिप पर कौन जोखिम लेगा। हम्म, और इतना एग्रेसिव अगर पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, जब दलित एसरसन इतना ज्यादा है, दलित जातियों का एसरसन इतना ज्यादा है, उसमें कौन इस बात का जोखिम लेगा। हाँ, कोई अगड़ा लीडरशिप अगर बहुत नेचुरल वे में उभर रहा हो, जैसे प्रशांत किशोर का उभर रहा है, तो बिल्कुल, उसको तो एक्सेप्ट किया जा रहा है, किया जा सकता है। लेकिन किसी पार्टी के संगठन में, पार्टी के नेटवर्क में अगर कोई चाहे, अगर हम लोगों ने कन्हैया कुमार का नाम लिया, लेकिन हम जानते हैं कि कांग्रेस कभी हिम्मत नहीं कर सकती है कि कन्हैया कुमार को उस लीडरशिप के रेस में रखे जिस रेस में चिराग पासवान या तेजस्वी यादव हैं या सम्राट चौधरी है। बिल्कुल, हम इन तीन चेहरों की बात कर रहे हैं जो बहुजन की राजनीति कर रहे हैं। देखिए अब समय बहुजन की राजनीति का है, इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। एक जी, आरजेडी के एक विधायक ने कहा, बहुत क्रूड तरीके से कहा कि झा जी और मिश्रा जी और शर्मा जी, इनके लिए कोई जगह नहीं है बिल्कुल, राजनीति में। बिल्कुल, तो वो बात एक लेवल पर ठीक गई, राजनीति के शीर्ष पर आपकी जगह नहीं है, जी, जितनी जगह आप डिजर्व करते हैं उतनी है। शीर्ष के जाने के लिए वही है जो बहुजन की राजनीति कर रहा है। बहुजन की राजनीति कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव कर रहे हैं, सम्राट चौधरी कर रहे हैं और चिराग पासवान कर रहे हैं। अगर 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 सवर्ण लीडरशिप कांग्रेस में भी हिम्मत होती तो क्यों हटा देती अखिलेश सिंह को? अगर बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को वही राजनीति करनी थी तो अखिलेश सिंह से बेटर कौन आदमी था? अभी बिल्कुल, भी हम बिल्कुल, लोगों ने देखा ना कि वो गोपाल वाराणसी में बैठक हुई है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के, तो राजेश राम है, शकील अहमद खान है, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भी हैं, और भी नेता लोग जी, होंगे, लेकिन ये प्रोमिनेंट चेहरे हैं वहां, तो संगठन का काम करने में माहिर हैं, प्रशासन का अनुभव है उनको, लेकिन उनको तो कांग्रेस ने नहीं आगे किया। तो कन्हैया कुमार की भी एक भूमिका है, आप वो भूमिका निभाइए और किनारे खड़े रहिए। यहाँ जगह नहीं है, वहां जगह जो जो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इंजन है, तो इंजन बिल्कुल, में बाकी लोग बोगी बने। वैसे सम्राट चौधरी इंजन है। सम्राट चौधरी सिर्फ कुशवाहा के नेता नहीं है, गैर यादव पिछड़ी जातियों के नेता हैं, जो अपने साथ अत्यंत पिछड़ी जातियों को भी ले जा सकते हैं और अगड़ी जातियां भी उनके साथ जुड़ करके बीजेपी के लिए एक मौका बना सकती हैं। तो ये तीन नेता हमारे हिसाब से अभी के तारीख में, हम चिराग पासवान को, बहुजन की राजनीति करने वाले ये तीन नेता, उसमें बिल्कुल, चिराग पासवान को तीसरे नंबर पर रखिए, क्योंकि उनकी संभावना, जो जो हम लोगों ने निशांत के बारे में आपने कहा कि जेडीयू अकेले दम पर राजनीति करके सफल नहीं हो सकती है, उसको बीजेपी का साथ चाहिए, किसी और का साथ चाहिए। वैसी ही चिराग पासवान भी अपने दम पर नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान अपनी बिल्कुल, पार्टी मर्ज कर दें, बीजेपी में चले जाएं तो अलग बात है, या किसी और कुछ भी करें, अपना अकेले दम पर नहीं कर सकते हैं वो। अकेले दम पर हो सकता है लीडरशिप एस्टेब्लिश तो तेजस्वी यादव का हो सकता है और सम्राट चौधरी का हो सकता है बहुजन राजनीति में। और एक राजनीति की धारा तोड़ करके नई लीक बनाने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। बिहार के लोगों को अगर ये बात समझ में आती है कि ये आजमाया जाए, जाति तोड़ करके एक बार देखते हैं, आखिर जाति टूटी तभी तो लालू यादव भी आए।
बिल्कुल नहीं तो अगर वही राजनीति चलती रहती, वही जकड़न बनी रहती, तब तो फिर कोई और आ जाता, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिल्कुल के बाद कोई बिल्कुल और हो जाता। जिस तरह से बिल्कुल 80 से 50, 80 से 90 तक 10 साल मुख्यमंत्री कौन-कौन लोग हुए सो देखिए उठा करके। तो वो हम्म, नहीं हुआ, वो जाति टूटी तो लालू यादव हुए, राबड़ी देवी हुई, फिर जाति टूटी तो नीतीश कुमार हुए। फिर अभी मान लीजिए कि एक नया समीकरण बनता है तो सम्राट चौधरी होते हैं या तेजस्वी यादव होते हैं, बहुजन की राजनीति से। या जो दलित एसर्सन की हम बात कर रहे हैं, किसी तरह से कोई दलित लीडरशिप आ सकती है क्या? कोई आदमी ये दावा कर सकता है क्या? हमको इसमें भी प्रशांत किशोर से एक उम्मीद क्या ज्ञानेश्वर जी है? बिल्कुल जिस तरह से 29 सीट लेकर के रामविलास पासवान ने कहा कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ तो हम समर्थन देंगे। उस हम्म, तरह से क्या प्रशांत किशोर ये लाइन ले सकते हैं? अगर उनको बहुमत नहीं आता है और सीटें उनको कम आती हैं, तो क्या अपनी तरफ से वो दलित सीएम बनाएंगे या किसी पार्टी पर दबाव डालेंगे कि दलित सीएम बनाओ तो हम समर्थन देंगे? तो दलित सीएम क्या उनके मित्र जो हैं चिराग पासवान वो हो सकते हैं? तो जी ये बहुत सारे अगर मगर हैं, लेकिन चेहरे बहुजन के 3 हैं और 2-3 वो जो आपने बताए जो फॉरवर्ड के चेहरे हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति चलेगी आगे कई वर्षों तक, 10-20 साल, 30 साल तक। तो देखिए बिहार की राजनीति में अगर मगर बहुत हैं, आज हम लोगों ने रेखांकित करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि हमारे कार्यक्रम को सभी पॉलिटिकल पार्टियां सुनती हैं, उनके भीतर भी विवश प्रारंभ होगा कि बिहार के राजनीतिक नेतृत्व को लेकर, भविष्य को लेकर बहस तो शुरू हो गई। 15 अगस्त के एक दिन पहले हम लोगों ने इस पर मंथन किया है, इस मंथन को आगे भी बढ़ाएंगे क्योंकि बिहार को एक कुशल नेतृत्व चाहिए, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। जो मौजूदा हैं उनमें भी कई कुशल हैं। देखिए न हम तेजस्वी यादव को फेल कह रहे हैं, न हम चिराग पासवान को कह रहे हैं, न प्रशांत किशोर को कह रहे हैं, लेकिन अगर मगर तो हैं ही, तो आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।